Education Online. Welcome to my YouTube channel Education Online. नमस्कार। तीसरे भाग से आगे यूनिट 3 क्लास 11th शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता व जीवन शैली, फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। सहन क्षमता भी गति और शक्ति की तरह शारीरिक पुष्टि का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह क्रिया को जारी रखने की योग्यता होती है। हर्रे के अनुसार सहन क्षमता थकावट को रोकने या विरोध करने की योग्यता है। इस प्रकार सहन क्षमता को हम एंडोरेंस, स्टेमिना या सामान्यतः आंतरिक बल भी कह सकते हैं। वास्तव में किसी गति या भार को अधिक समय तक अपने ऊपर स्थित रखने की व्यक्ति के शरीर की संचरात्मक क्षमता के परिणाम को उसकी सहन क्षमता भी कहा जाता है। अर्थात व्यक्ति थकान को किस सीमा तक दूर रख सकता है, इसे हम उसकी एंडोरेंस या सहन क्षमता या स्टेमिना के द्वारा मापते हैं। उदाहरण के तौर पर एक एथलीट 1 मिनट में कितने सिटअप्स लगा सकता है, इससे उसके पेट या उदर की मांसपेशियों की सहन क्षमता मापी जा सकती है। खेलों में अलग अलग तरह की सहन क्षमता प्रयोग की जाती है। यह 2 प्रकार की होती है। छोटी अवधि की सहन क्षमता, यानी जो कि कुछ खेलों में प्रयुक्त होती है, जिनकी कम अवधि की क्रियाएं होती हैं और बहुत तीव्र होती हैं, जैसे फुटबॉल, हॉकी और कुश्ती। जबकि हम लंबी अवधि की सहन क्षमता की बात करें, लॉन्ग टर्म एंडोरेंस की, तो इनका प्रयोग उन खेलों में किया जाता है जिनमें खेल क्रिया लंबी अवधि की होती है। इसमें क्रिया की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी भी है, वो भी कम होती है। जैसे लंबी दूरी की दौड़ें, जैसे कि रोड साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री, मैराथन आदि। सहन क्षमता का प्रयोग केवल खेलों में ही नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के दैनिक जीवन में भी इसका काफ़ी प्रयोग होता है। निरंतर प्रशिक्षण विधि, अंतराल प्रशिक्षण विधि और पुनरावृत्ति विधि के द्वारा सहन क्षमता को बढ़ाया भी जा सकता है। आगे बात करते हैं हम लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी की। कहीं पर हम इसे एजिलिटी भी कहते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण है, सही प्रोनाउंसिएशन हम देंगे लचक का, तो ये है फ्लेक्सिबिलिटी। शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता के लिए लचक का होना अति आवश्यक है। व्यक्ति के शरीर के जोड़ों में जो गति होती है, उसी क्षमता को हम लचक कहते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट, यानी शारीरिक पुष्टि के लिए व्यक्ति में लचक एक अनिवार्य अंग है। जिस व्यक्ति के शरीर में लचक होती है, वह व्यक्ति बिना किसी कष्ट के कोई भी कार्य आसानी से तथा कुशलतापूर्वक कर सकता है। लचकदार शरीर वाले व्यक्ति जब कोई गति संबंधी कार्य करते हैं तो उनकी मांसपेशियों में तनाव, मसल्स टेंशन कम होता है, जिसके फलस्वरूप उनकी ऊर्जा में बचाव अधिक होता है। तो आइए देखते हैं शरीर में ये लचक कितने प्रकार की होती है। अक्रिय लचक और सक्रिय लचक। अक्रिय पैसिव लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी वह योग्यता है जिसके द्वारा बाहरी सहायता से अधिक दूरी तक गतियां की जा सकती हैं, जैसे कि सहयोगी द्वारा खिंचाव वाले व्यायाम करना। सक्रिय लचक में बिना किसी बाहरी सहायता के शरीर के जोड़ों का अधिक दूर तक गति करने को सक्रिय लचक कहा जाएगा, जैसे कि खिंचाव वाले व्यायाम बिना किसी व्यक्ति के सहायता के करना। इसमें हम 2 प्रकार के लचक या फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे, स्थिर और गतिशील। स्थिर लचक में जब वह स्थैतिक अवस्था में होता है, जैसे ड्राइविंग, बैठने, लेटने व स्टार्ट लेते हुए, इसे हम स्थिर लचक कहेंगे। और गतिशील लचक यानी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी खिलाड़ी को उस समय ज़रूरत होती है जब वह चल रहा हो या दौड़ रहा हो। इसके बाद हम आते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ यानी तालमेल संबंधी योग्यताओं में। एजिलिटी के स्थान पर ही तालमेल संबंधी योग्यताओं का प्रयोग किया जाने लगा। इस बदलाव का कारण यह था कि फुर्तीलेपन यानी एजिलिटी की परिभाषा तथा प्रकृति स्पष्ट नहीं थी। तालमेल संबंधी योग्यता मुख्य तौर पर केंद्रीय स्नायु संस्थान यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर निर्भर करती है। तालमेल संबंधी योग्यताएं व्यक्ति की ऐसी योग्यताएं होती हैं जो व्यक्ति को इस योग बनाती है कि वह विभिन्न गतिविधियां सुचारू तथा प्रभावशाली ढंग से कर सके। हमारा गति वाले कार्य करने का गुण अधिकतर तालमेल संबंधी योग्यताओं पर ही निर्भर करता है, क्योंकि ऐसे में आपके हाथ, पैर, दिमाग, दिल, फेफड़े सभी कार्य कर रहे होते हैं। हमारी स्थिरता, लय
सही क्रिया करना आदि इन्हीं योग्यताओं पर निर्भर करती है। इसी प्रकार किसी खेल के कौशल को सीखने की गति तथा उसकी स्थिरता भी इन्हीं योग्यताओं पर निर्भर करती है। इस प्रकार की योग्यताएं यह भी निर्धारित करती हैं कि कोई खिलाड़ी किस सीमा तक किसी खेल में प्रवीणता प्राप्त कर सकता है। यह कई प्रकार की होगी, जैसे कि संतुलन की योग्यता, बैलेंस एबिलिटी, लय योग्यता, रिदमिक एबिलिटी, समायोजन की योग्यता, एडेप्टेशन एबिलिटी और प्रतिक्रिया योग्यता, रिएक्शन एबिलिटी। इस प्रकार की योग्यताएं जिम्नास्टिक व ड्राइविंग में सहायक होती हैं। इस प्रकार की योग्यताओं को हम सामान्य व विशिष्ट व्यायामों के द्वारा बढ़ा भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी कला कौशल सीखते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि क्रियाएं सही ढंग से की जाएं, ताकि हमें उसके मोमेंट के बारे में सही तरीके से पता चल सके। अगला टॉपिक है स्वास्थ्य से संबंधित पुष्टि के अंग, यानी कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। स्वास्थ्य से संबंधित पुष्टि के अंगों को जानने से पहले स्वास्थ्य से संबंधित पुष्टि के अर्थ को जानना आवश्यक है। स्वास्थ्य से संबंधित पुष्टि सभी व्यक्तियों के लिए जीवन भर महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य लक्ष्य उन विशेष गुणों की प्राप्ति व उनको बनाए रखने से है जो व्यक्ति कार्यकुशलता व उसके स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि करते हैं। ऐसा उचित पोषण, नियमित एवं उचित शारीरिक क्रियाओं, प्रभावी तनाव प्रबंधन, बीमारियों के बचाव उपायों तथा हानिकारक स्वास्थ्य संबंधित आदतों से छुटकारे के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की पुष्टि से हृदय रोगों के खतरों, उच्च रक्त दबाव, मधुमेह, स्थूलता व मोटापा व अवसाद आदि से भी आसानी से बचा जा सकता है। स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के यह घटक हैं: हृदय वाहिका सहन क्षमता, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मांसपेशीय शक्ति, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मांसपेशीय सहन क्षमता, मस्कुलर एंड्योरेंस, लचक, फ्लेक्सिबिलिटी, शारीरिक रचना या बनावट यानी बॉडी कंपोजिशन। हृदय वाहिका क्षमता वह है जो लंबी अवधि तक एरोबिक व्यायाम जारी रख सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि हृदय वाहिका सहन क्षमता हृदय, फेफड़ों व रक्त वाहिकाओं की कार्यरत मांसपेशियों को ऑक्सीजन व पोषक तत्वों की पूर्ति करने की वह योग्यता है उन मांसपेशियों को व्यायाम को जारी रख सकें। यदि हमारी हृदय वाहिका सहन क्षमता अच्छी होगी तो हमारे फेफड़े, हृदय व वाहिकाएं भी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। इसका अर्थ यह है कि हृदय व फेफड़ों पर कम दबाव होगा, जिसके परिणाम स्वरूप हम हृदय वाहिका रोगों से बचाव कर सकते हैं तथा लंबी अवधि तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मांसपेशीय शक्तियों की बात करें तो यह छोटी अवधि की क्रियाओं जैसा एनारोबिक क्रियाएं आदि के अवरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता होती है। शक्ति की वह मात्रा होती है जिसे एक मांसपेशीय या समूह उत्पन्न कर सकता है और इस शक्ति को हम पाउंड्स या डाइन्स में माप सकते हैं। मांसपेशीय सहन क्षमता यानी मांसपेशियों के बिना थकावट के किसी क्रिया को करने की योग्यता कहलाती है। मांसपेशी सहन क्षमता किसी क्रिया या एनारोबिक क्रिया की लंबी अवधि तक जारी रखने की योग्यता को कहा जाता है। लचक की बात करें तो शरीर के जोड़ों में गति के विस्तार को लचक कहा जाता है। लचक होने से व्यक्ति जटिल से जटिल कार्यों को भी आसानी से पूरा कर सकता है। शारीरिक रचना या बनावट की बात करें तो बॉडी कंपोजिशन शरीर में लीन बॉडी मास अर्थात अस्थियां, अस्थिबंधक तंतुओं, कंडराओं, मांसपेशियों, पानी तथा अंगों आदि की तुलना में वसा का प्रतिशत होता है। कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस यानी सुयोग्यता के अंग देख लेते हैं। शारीरिक सुयोग्यता, सामाजिक सुयोग्यता, भावनात्मक सुयोग्यता, आध्यात्मिक सुयोग्यता, पोषण संबंधी सुयोग्यता, वित्तीय सुयोग्यता, बौद्धिक सुयोग्यता, पर्यावरणीय सुयोग्यता। जहाँ पर शारीरिक सुयोग्यता का अर्थ है शरीर की अच्छी आकृति बनाने, अतिरिक्त भार को कम करने, स्वास्थ्यवर्धक भोजन, आरामदायक निद्रा, प्रबल या जोशपूर्ण व्यायाम। वहीं सामाजिक सुयोग्यता समाज के साथ विचारों के आदान प्रदान से संबंधित है। पड़ोसियों व मित्रों से मिलने जुलने का आधार। भावनात्मक सुयोग्यता में भाव को पुष्ट करते हुए प्रत्येक दिन हंसी खुशी व मौज मस्ती के साथ अधिक से अधिक प्राप्त करने पर बल देती है। वहीं आध्यात्मिक सुयोग्यता आध्यात्मिक नवीनीकरण व आध्यात्मिक या आत्मिक शांति पर बल देती है। पोषण संबंधी सुयोग्यता में संतुलित आहार व स्वास्थ्यवर्धक आहार आ जाते हैं और वित्तीय सुयोग्यता में आर्थिक स्थिति
बौद्धिक सुयोग्यता में तर्क संगत निर्णय और पर्यावरणीय सुयोग्यता में भौतिक पर्यावरण व हमारी आदतें आ जाते हैं। आगे बात करते हैं जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से स्वास्थ्य के जोखिम या खतरों की रोकथाम। तो ऐसे क्या चीज़ हैं जिनको करके हम अपने जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें पहला है नियमित शारीरिक व्यायाम यानी रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। नियमित शारीरिक व्यायाम करने से जहां एक और शरीर स्वस्थ होगा वहीं बहुत सारे रोग और बीमारी दूर भागेंगी। दूसरा है भोजन करने की स्वास्थ्यप्रद आदतों को अपनाना, यानी हमें दिन के किस समय भोजन करना चाहिए, भोजन में किन चीज़ों को सम्मिलित करना चाहिए, यह इसका अंग है। शरीर का उचित भार बनाए रखना, यानी जो हमारा वजन है वह एक निश्चित और नियमित हमारी आयु और लंबाई के अनुसार होना चाहिए, न तो अधिक और न ही कम। इसके अलावा दूरदर्शन देखने की सीमित अवधि, यह हमारी आंखों को भी प्रोटेक्ट करेगा और इसके अलावा अनर्गल बातें हमारे विचारों में भरने से भी यह हमें दूर करेगा। इसके बाद धूम्रपान को त्यागना, यानी स्मोकिंग की आदत को बिल्कुल दूर रखना। पर्याप्त निद्रा का अर्थ है हमें प्रतिदिन 6 से 8 घंटे की एक साउंड स्लिप लेने की आवश्यकता है, जिससे हम फिर से अपना एनर्जी बूस्ट कर सकें। चोटों से बचाव, एक स्वस्थ जीवन शैली में चोट घातक दुर्घटनाएं, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हमारे शरीर का पूर्णतः स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। मदिरा की मात्रा सीमित करना, यूँ तो शराब पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन यदि आप शराब पीने के आदी हैं तो इसको बिल्कुल कम से कम करते हुए पूर्ण रूप से छोड़ देना। यह एक जीवन शैली में बदलाव लाकर आप एक स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सकारात्मक जीवन शैली की अवधारणा, यानी पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। यहाँ पर हमारे पास है स्वास्थ्यवर्धक आहार, यानी हम अपने आहार से, भोज्य पदार्थों से जंक फूड को दूर करके ऐसे भोज्य पदार्थों को ले जो हमारे स्थानीय बाजार में सुलभ तरीके से उपलब्ध हैं और हमारे जलवायु कारकों के द्वारा हमारे शरीर के लिए बेहतर है। इसके अतिरिक्त शारीरिक क्रियाविधियाँ और गतिशीलता, यानी एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें शारीरिक रूप से एक्टिव और सक्रिय होना होगा। तनाव प्रबंधन जीवन शैली का यह एक महत्वपूर्ण घटक है। भावनात्मक तनाव से उदरीय वजन तथा हृदय संबंधी बीमारियों में भी वृद्धि होती है। अतः हमें तनाव प्रबंधन करने के लिए पूर्ण रूप से स्वस्थ होना और अपने आप को आनंददायक प्रवृत्ति और मनोरंजन क्रियाओं में ले जाना अत्यंत आवश्यक है। समाजीकरण समाज जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और हमें अपने साथियों, पड़ोसियों, मित्रों के साथ परस्पर सामाजिक मित्रता और विकास करते हुए अपने संबंधों को भी सही रखना चाहिए। इससे हमारे संबंध सही होंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। व्यक्तिगत स्वच्छता, इसमें हमारे आँख, नाक, कान, गला, बाल, दांत, जीभ, पैर आदि की सफाई व उचित देखभाल बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा पर्याप्त निद्रा, वही 6 से 8 घंटे तक हमारी निद्रा, और जीवन में संतुलन, यानी हम अपने मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, भाव और आध्यात्मिक पहलुओं के मध्य एक उचित और संतुलित संबंध स्थापित कर सकें। यानी यदि किसी व्यक्ति की कथनी और करनी में अंतर है तो यह केवल कुछ अंश तक चीज़ों को ढक लेता है, लेकिन आगे जाकर यह हमारे लिए खतरनाक ही साबित होता है। इसके अलावा है सुरक्षित पर्यावरण, यानी सेफ एनवायरनमेंट। यह जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण घटक है। व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक कल्याण और स्वास्थ्य के स्तर के निर्धारण हेतु वर्तमान पर्यावरण एक महत्वपूर्ण घटक है। अतः स्वस्थ जीवन शैली के लिए आवश्यकता है एक ऐसे सुरक्षित पर्यावरण की जिसमें भौतिक शोर, विकिरण, रासायनिक, जैविक, छूतुहा, संक्रामक रोग तथा सामाजिक और मनोसामाजिक तनाव और व्यसन ये सब ना हो और इन दुष्प्रभावों को कम या समूल रूप से नष्ट किया जा सके। तो स्वस्थ जीवन शैली के ये उपरोक्त घटक एक स्वस्थ जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण तथा परम आवश्यक है। इन घटकों में से एक की भी अनुपस्थिति में यह कहना उचित नहीं होगा कि हम एक स्वस्थ जीवन शैली का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो तीसरा पार्ट यहीं समाप्त होता है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।